ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रिवीजन में हम लोग करेंगे, कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे बेटा, स्केलर और वेक्टर डिस्कस किए थे। स्केलर में हम क्या डिस्कस किए थे, क्या होता है ओनली ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और वेक्टर में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वाह, बड़ा एनर्जी के साथ आप लोग, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फिनोमेना। इसी में हमारा क्या आया था, करंट आया था। करंट को हम स्केलर बोल रहे थे, क्यों स्केलर बोल रहे थे बेटा, सर वो लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ एडिशन मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट क्या होता है मेरा, लॉ ऑफ, आज पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर मैंने आपको बताया था, बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में बताया था। एक मैंने बोला था पैरेलल वेक्टर, जिनकी एंगल कितनी हो पैरेलल वेक्टर में, जीरो है ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कितना होता है बताइएगा। उसके बाद में क्या था बेटा मेरा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। सिमिलरली हमारा क्या आया था बेटा, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर बताइए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जितने भी इक्वल वेक्टर्स है, अगर मैं कहूं ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, तो ये बात सही है, ऑल इक्वल सही है ना, इक्वल वेक्टर यस सर। क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल में डायरेक्शन तो सेम रखना ही पड़ेगा बेटा। अगर आप जैसे इक्वल वेक्टर है, तो यहां पर आपको तो पक्की बात है कि भैया डायरेक्शन सेम रखनी पड़ेगी बेटा। अगर आप डायरेक्शन सेम नहीं रखोगे तो आप उसको इक्वल कह ही नहीं सकते, कह सकते हो क्या, तो पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है कि नहीं है, तो इक्वल वेक्टर जब भी होगा वो पैरेलल होगा ही होगा, है ना। तो मैं कहूंगा ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, लेकिन मैं इसको उलट दूं कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, तो ये सही है कि गलत है, गलत है, क्यों गलत है बेटा, क्योंकि भैया सारे पैरेलल जो है ना, वो तो मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा भी, हाँ डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कम ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम नहीं बोल सकते, तो निगेटिव वेक्टर होता है। फिर हमारा क्या था, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको बोले थे बेटा, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसको हम जीरो से इंडिकेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कैसी डायरेक्शन होती है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। क्योंकि कोई भी वैल्यू जीरो होती है तो जीरो ही है भाई, अब इसमें क्या करना है, जीरो वेक्टर है, जीरो है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा निगेटिव ये आ गया जीरो वेक्टर, एंड उसके अलावा और क्या बताते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और यूनिट वेक्टर का हम इस्तेमाल ओनली कहां पर करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, है ना। और हम क्या है, यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप किधर होता है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये किधर होता है बेटा, along y एक्सिस, किधर होता है, along बताइएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। यानी इन डायरेक्शन हमारा वेक्टर जो है वो लगता है। यूनिट वेक्टर का काम ही है, वेक्टर में हमेशा दो चीजें होती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में लिखता हूं तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होती है, तो दो चीजें होती है, यानी कह लो कि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर रहता है। यूनिट वेक्टर इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर कभी भी उस वेक्टर के वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है कि नहीं। अगर आप, हमको तो भाई डायरेक्शन बताना है, तो हमको तो ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वेक्टर, जो गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करे, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया क्या, यूनिट वेक्टर से। अच्छा कभी हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बाय क्या कर सकते हो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैं उसको डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम यूनिट वेक्टर। यहां तक तो क्लियर है, रिवीजन में कोई किसी को कोई इश्यूज बेटा, प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। नो सर। अब यहाँ पर बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, है ना। एक स्केलर कोई भी नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिर्फ वैल्यूज होती है, कोई नंबर होता है ना। स्केलर क्वांटिटी में तो कुछ होती नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है बेटा, मान लो ये वेक्टर ए है, क्या है ना, वेक्टर ए है। अगर इसको मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं
सपोज इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2a से, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी 2a, यानी मैग्नीट्यूड पहले से कितनी हो गई, ट्वाइस हो गई। यानी जितना आप जो भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। जैसे आप एस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो नया वेक्टर क्या हो जाएगा, एस ए, है ना, एस ए हो जाएगा। यानी पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो एस टाइम्स बढ़ गई, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। बात समझ लोगे, समझ बेटा। यानी यहां पर अगर मैं इस वेक्टर को 2 से गुना कर दिया हूं तो इसकी मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। मेरी बात समझ रहे नहीं बेटा? यस Yes, सर। sir. यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वेक्टर, फिर से बता रहा हूं सपना बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर उस कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो जो जैसे हमने किसी वेक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करोगे उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो एज यूजुअल पहले गिवन वेक्टर की थी, है ना। जैसे कोई एक्स वेक्टर है, अब वो कोई एक्स वेक्टर राइट डायरेक्शन में लग रहा है फॉर एग्जांपल, मान लो, या ऐसे समझ लो, आप यूनिट वेक्टर तो पढ़ चुके हो कल ना, मान लो कोई एक्स वेक्टर है वो आई डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 100x हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी आई कैप ही रहेगा जो पहले थी, राइट साइड में तो राइट साइड में रहेगा। यहां पे ये बात समझ गए। बट मैं ये कह रहा हूं कि मान लो यहां पर मेरा एक वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है बेटा, ठीक है ना, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, ये वेक्टर है लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं निगेटिव स्केलर से, स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, तो मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो भी उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, ट्वाइस हो गई, लेकिन चूंकि मैंने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन के रिवर्स हो जाएगी। सर आई हैव अ डाउट है एक। सर आ रहा है बेटा, डाउट पे आ रहा है आपका, बताइए। सर ये जो चैप्टर आप मतलब ये बुक के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी में चैप्टर है ना, है ना, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा कौन सा, ठीक है पंकज। एनसीईआरटी में नहीं है ये चैप्टर। है। इतना जान लो है, मैं तो कई सालों से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, है चैप्टर। मोशन इन अ प्लेन में जाओगे पंकज, मोशन इन अ प्लेन में जाओगे आपको वहां को चैप्टर मिल जाएगा, ओके, चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। अच्छा ओके सर। हाँ 1 में खोजोगे तो नहीं मिलेगा बेटा, 4 में जाना पड़ेगा, है चैप्टर है लेकिन, ठीक है, ठीक है। सर जब डायरेक्ट 4 चैप्टर पढ़ा रहे हो 1 के अलावा? बेटा 1 के अलावा 4 नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ जो आगे हर चैप्टर में काम आने वाले। दैट्स व्हाई कभी भी कोई सिलेबस शुरू करोगे, आप किसी और कोचिंग में जाओगे पहला वेक्टर ही पढ़ाएगा, या तो यूनिट डायमेंशन पढ़ाएगा या वेक्टर पढ़ाएगा। ये बेसिक चीज है, समझ रहे हो ना, इसकी यूज हमेशा आएगा। वैसे 11th 12th में कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए कि यही चैप्टर पहला हो, ये फर्स्ट ऑपरेशनल चीज है जो आपको आगे हर जगह आप फर्स्ट मैं आपको मोशन इन अ प्लेन पढ़ाऊंगा, वहां पे स्पीड आएगा, वहां पे स्केलर वेक्टर आ जाएगा। इसलिए कोई भी टीचर जब पहले फिजिक्स पढ़ाता है तो वेक्टर पढ़ा देता है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका यूज फिजिक्स में हर जगह है। दैट्स व्हाई हमने इस चैप्टर को उठाया है। आगे बात समझ में? यस सर। चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे समझ के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने टाइम्स वो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन में नया वाला वेक्टर रहेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कोई इश्यूज यहां तक? नो सर। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया, कल मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया बेटा, देखिएगा जरा। कह रहा है कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड। एक यूनिट वेक्टर है, किधर लग रहा है, ईस्ट में, जैसे आप पढ़ते भी हो ऐसे, है ना। और जब भी ऐसे लेते हो तो क्या लेते हो बेटा, इधर ले लेते हो ईस्ट, इधर ले लेते हो वेस्ट, और इधर ले लेते हो आप नॉर्थ, इधर ले लेते हो साउथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक यूनिट वेक्टर को ईस्ट डायरेक्शन में डिफाइन किया है कि ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लग रहा है, आई लग रहा है। यानी इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में वेक्टर कितना लग रहा है बेटा, आई। आई क्या, तो कह रहा है कि अगर एक फोर्स, समझिएगा जरा, अगर एक फोर्स वेस्टवार्ड में लग रहा है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, मैग्नीट्यूड दी हुई है, और फोर्स की मैग्नीट्यूड, यहां फोर्स लग रहा है, और फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी लग रही है बेटा, F इज इक्वल टू लग रहा है 10 पे पावर 5 डाइन, ये लग रहा है। तो कह रहा है रिप्रेजेंट द फोर्स इन वेक्टर
टर्म्स, यानी फोर्स को आपको क्या करना है बेटा, वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर के टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लस में क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन। अगर किसी भी वेक्टर को आप कंफाइंड करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर की फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। फोर्स की मैग्नीट्यूड है 10 पे पावर 5। और चूंकि ईस्ट में डायरेक्शन आई कैप लिया है, लेकिन ये कह रहा है कि आप वेस्ट में रिप्रेजेंट किए, तो वेस्ट में कितना हो जाएगा डायरेक्शन, माइनस जे कैप, माइनस ये नहीं होगा, माइनस आई। माइनस ये तो वाई में होगा, आई कैप, माइनस आई कैप होगा ना। मैंने आपको क्या बताया था, प्लस एक्स में माइनस आई। तो माइनस एक्स में माइनस आई कैप, प्लस वाई में जे कैप तो माइनस वाई में जे कैप। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप। जब ईस्ट में आई, हाँ वो डिफाइन कर दिया है कि ईस्ट में आई कैप है तो वेस्ट में माइनस आई हो जाएगा। तो यहां आप क्या करोगे, 5 इंटू क्या करोगे आप, माइनस आई कैप, यानी F इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, -10 पे पावर 15 आई कैप। हाँ बोलिए बेटा जिज्ञासा। सर मुझे मैथमेटिकल टूल्स समझ में ही नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से। मैंने क्लास को मतलब अच्छे से लिया भी था, बट उसके बाद स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा आपको, सर मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आ रहे हैं वेक्टर एंड ऑल स्टफ। तो ये तो बड़ा इजी, आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा देन रिवर्ट कीजिएगा मुझे। यस सर, रिकॉर्डेड लेक्चर से तो सही रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया था, इस चक्कर में समझ नहीं आ रहा। दे दूंगा। आप पंकज मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं एडमिन हूँ, मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड के बाद में होगा, आई विल प्रोवाइड विद ड्राइव। हाँ दीपांशु बेटा बोलिए। सर मेरे को ये एग्जांपल समझ नहीं आया, सर दोबारा रिपीट कर दोगे। ये एग्जांपल ये है बेटा कि अगर कोई भी वेक्टर ईस्ट में लग रहा है, वो वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो वेक्टर में यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको दिया गया हुआ है, और मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 5। डायरेक्शन वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर ईस्ट में कोई वेक्टर लग रहा है तो उसको आई कैप है, यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 पे पावर 5 डाइन है, मैग्नीट्यूड 10 पे पावर 5 डाइन है, लेकिन ये वेक्टर लग रहा है वेस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट में अगर आई है, मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास किए थे दीपांशु। हाँ जी सर, सर आपने बताया था कि अगर उसको अगर एक्स में आई कैप लग रहा है तो माइनस एक्स में क्या लगेगा, माइनस आई कैप लगेगा। तो इधर अगर आई कैप लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में अगर आई कैप लग रहा है तो उसके उल्टा क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। माइनस आई इस डायरेक्शन में जे लगेगा तो इस डायरेक्शन में माइनस जे लगेगा। यहाँ पर वो ईस्ट में आई को डिफाइन किया है तो वेस्ट में तो माइनस आई हो जाएगा। तो मैं एक वेक्टर को, फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैं इस फोर्स को जब मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और प्लस में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5 और माइनस आई, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। अगर यही क्वेश्चन ईस्ट में कहता तो मैं प्लस आई लेता, लेकिन वो कह रहा है कि फोर्स को बताइए, अ फोर्स ऑफ 10 पे पावर 5 न्यूटन एक्ट्स वेस्टवर्ड, रिप्रेजेंट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई। तो क्या हो गया, 10 पे पावर -15 ये मैग्नीट्यूड, और माइनस आई क्या हो गया, डायरेक्शन। माइनस को पहले लिख दिया तो माइनस 10 पे पावर 5 और आई क्या हो गया, डायरेक्शन। अब समझ में आ गया दीपांशु? यस सर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। करा फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू, मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 3 kg इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर a। एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू a, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में, अगर मैं इसको एक वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो वेक्टर के टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा, f इज इक्वल टू m इंटू a, ऐसे ही लिखूंगा ना, से लिखूंगा f इज इक्वल टू m इंटू a, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फोर्स को आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि f इज इक्वल टू m इंटू a निकालिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ f, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, f इज इक्वल टू क्या करोगे, m इंटू a, यही लगाओगे, वेक्टर के टर्म्स में लिखना है। तो f इज इक्वल टू क्या करोगे, m कितना दिया है, 3 kg, और देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 3, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, ईस्टवर्ड, तो मैंने डायरेक्शन लिख दिया ईस्टवर्ड। यहाँ आई जे कप नहीं दे रहा, वो डायरेक्शन सीधे दे रहा है ईस्ट और वेस्ट, तो मैंने वहां पर क्या कर दिया, ईस्टवर्ड कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, f इज इक्वल टू 9 न्यूटन हो जाएगा, केजी और मीटर,
न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये ईस्टवर्ड क्या हो गया मेरा डायरेक्शन। आगे बात समझ में? यस सर। सिमिलरली दूसरा Yes, मैं sir. करूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। एम कितनी है बेटा 3, और ए की वैल्यू कितनी है -4, और यहां डायरेक्शन किया दिया है नॉर्थवर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी नॉर्थवर्ड। तो इतना पार्ट जो है मेरा क्या बता रहा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी इतना पार्ट बता रहा है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर बात है? हम कुछ नहीं करना है। यस एम सर। इंटू एक जो फॉर्मूला है उसमें अगर मैं वनली मैग जैसे फोर्स का मैं वनली मैग्नीट्यूड लिखता तो मैं इस डायरेक्शन को नहीं लिखता। अगर मैं इसको ऐसे लिखता F इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखता सिर्फ 9 न्यूटन, तब मैं डायरेक्शन नहीं लिखता। लेकिन मेरे को जब कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? Yes. और लोग sir. बताइए, सभी लोग बताइए, सही है, समझ में आ गया? Yes, sir. अब आता है बेटा वेक्टर एडिशन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, थोड़ा सा समझोगे यहाँ पर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर को तो आप नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन से जोड़ सकते हो। जो मैथ में मेरा नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन है, स्केलर में हम उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी तो वेक्टर क्वांटिटी में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पर हमको उसको कैसे करना पड़ेगा, वेक्टर में ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग है, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। समझ बात आ रही ना? वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ रहे बात? तो हम किसी भी वेक्टर को ऐड करने का तरीका डिफरेंट है। कई मेथोडोलॉजी है जिनसे हम वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन, हाँ, तो वेक्टर एडिशन की बात होगी, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमको वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए मेरे सर कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ, समझिएगा आराम से, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पहला हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ। ये नाम है, कब कौन सा इस्तेमाल करते हो वो मैं बता दे रहा हूं। सेकंड हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब कब इस्तेमाल कब करते हैं, अगर कोई वेक्टर, मान लीजिए कोई भी वेक्टर, मेरा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है, अगर मेरा हेड टू टेल कनेक्टेड है, एक हेड है और एक, या टेल टू हेड कह लो या हेड टू टेल कह लो, यानी हेड टू टेल अगर कनेक्टेड है कोई वेक्टर, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। अगर कोई मेरा टेल टू टेल कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और पॉलीगॉन वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमको मेनी वेक्टर्स को ऐड करना है, मैंने बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, देन हम वहां पर क्या लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी, कब कौन सा अप्रोच हमको लगाना है, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए वेक्टर को ऐड करने का कई तरीका है, जो सबसे फार्मूला लगभग एक ही आता है। वेक्टर को ऐड करने के कई तरीके, मैं बोलो कब हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, जब वेक्टर टेल हेड टू टेल कनेक्टेड, जब टेल टू टेल कनेक्टेड है तो मैं उसमें पे पैरेललोग्राम लगाऊंगा। और जब कई सारे वेक्टर्स को जोड़ना है एक साथ, तब वहां पोली का मतलब होता है मेनी, गॉन का मतलब है साइड्स, मेनी साइड्स, बहुत सारे वेक्टर्स है, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, पॉलीगॉन लॉ। मेनली हमारा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम, फॉर्मूला दोनों से सेम आता है, चाहे ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करो चाहे पैरेलल, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को मेरे को ऐड करना है ना। ट्रायंगल जनरली हमको क्या है, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 2 वेक्टर है और दोनों को मैंने रिप्रेजेंट क्या कर दिया, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। मान लो, इसको थोड़ा सा समझना बेटा, किसी को कनेक्ट नहीं होगा तो समझे। मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और सिमिलरली
मेरे पास ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। यहाँ पर दो वेक्टर है मेरे पास, कहीं भी रखा हुआ है, मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और सिमिलरली ये एक वेक्टर बी है। तो कह रहा है कि इस दो वेक्टर को मेरे को ऐड करना है और मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि वेक्टर को हम नॉर्मली तो ऐड कर नहीं सकते, तो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं इस दोनों वेक्टर को मेरे को ऐड करना है और मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब इस दोनों वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स है या हो जाए, मान लो ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी इनको क्या लेना है, सेम ऑर्डर में लेना है। दिस इज दिस, इफ टू वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा यहां पर, अब ट्रायंगल मान लो ये वेक्टर है मेरा, तो यहां पर इस वेक्टर को मैंने क्या लाया, उठा के लेके आ गया। फिर ये वेक्टर है मेरा, तो मैं इस वेक्टर को यहां पर लेके आ गया, हेड टू टेल हो गया। अब बताओ ये ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल के दो साइड हो गया, टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो मतलब सेम ऑर्डर में। जैसे कोई चीज ऐसे है और ये ऐसे है, तो मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, सेम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर बोलेंगे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, कह रहा है इफ टू वेक्टर्स, देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, समझिएगा यहां पर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in same order, then the resultant is given by the closing side of a triangle. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक इस ट्रायंगल को जो क्लोज करेगा इन अपोजिट ऑर्डर। यही क्लोज किया ना, समझे कि नहीं समझे बेटा? यस सर। Yes, sir. दो ट्रायंगल, दोनों वेक्टर, ये भी वेक्टर देख लो, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, ट्रायंगल के दो साइड्स हो गए, और तीसरा वेक्टर जो उस ट्रायंगल को बंद कर रहा है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं ले सकते आप। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे नहीं ले सकते थे, दिस दिस और दिस, ये नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, तीसरा वाला सेम ऑर्डर में हो गया। तीसरे वाले को आपको क्या रखना है, अपोजिट ऑर्डर में। दैट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। दो वेक्टर ट्रायंगल का दो साइड्स है, तीसरा वेक्टर जो उसको बंद कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि मैं प्रूफ भी समझा सकूं आपको, तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए, तो यहां मैं बना दूंगा ऐसे ए, ठीक है ना, ठीक है, एक पहला वेक्टर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, है ना। और ये जो तीसरा इस ट्रायंगल को बंद करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर ए, ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर बी, और ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ए प्लस, यहां तक क्लियर है? यस ठीक है। यस सर। अब यहां पर मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्टेंट आर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। मेरे को डायरेक्शन अभी नहीं पता, तो आर भी तो एक वेक्टर ही है ना। दो वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो भी एक वेक्टर ही मिल रहा है, वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर ही मिल रहा है। लेकिन मुझे वो आर निकालना है कि वो आर कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, इसको आप ओ मान लेता हूं मैं, देखिए इसको मैं पी मान लेता हूं यहां पर, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं, ठीक है ना, समझ। और यहां से मैं क्या करता हूं, ऐसे थोड़ा सा यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर एन मान लेता हूं। क्लियर है? ये दोनों वेक्टर के बीच में देखो हेड टू टेल है, तो ये वाला एंगल आपको रखना पड़ेगा, एंगल क्या मानना पड़ेगा, थीटा। ऐसे इसलिए माना हूं क्योंकि आप इसको डिस्प्लेस करोगे आगे, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाले वेक्टर को आप क्या करोगे, आगे की तरफ खसका दोगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा ना, यहाँ पे टेल टू टेल मिल जाएगा। समझ लो कि नहीं समझ लो? Yes, ये जो sir. वेक्टर है, इस वेक्टर को उठाओ और इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, ये एंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना बेटा, सर नहीं आया समझ में आगे का। कौन सा बेटा, जिज्ञासा? अच्छा चलो, अगर मेरे को एंगल निकालना है ना, तो मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा और इसको उठा के, मैं सॉरी पूरा उठ जा रहा है, लेकिन मैं इसको उठा के यहाँ पर, एक्चुअली मैं देखो ऐसे बता रहा हूँ, ये वाला जो वेक्टर है, जैसे ऐसे समझ लो, इस पे आ जाओ,
एक वेक्टर मेरे को ये दिया हुआ है और एक वेक्टर मेरे को ये दिया हुआ है, यही दोनों दिया हुआ ना। अब मुझे यहां पर इसका एंगल लेना है, तो एंगल लेने के लिए मैंने क्या बताया था कि या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो इस वेक्टर को मैं ऐसे उठाकर, यानी इसको उठाकर मैं यहां पे डाल दूंगा, तो यही एंगल बनेगा ना। तो यही एंगल लिया ना मैंने ये वाला। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको? यस सर। Yes. हाँ, इसलिए मैं वो एंगल, वैसे भी आप एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखो, इतना ज्यादा टेल हेड में, अगर हेड टू टेल कनेक्टेड है तो बाहर वाला एंगल लेना, अगर टेल टू टेल कनेक्टेड और हेड टू हेड कनेक्टेड है तो अंदर वाला एंगल लेना। बात आ गई समझ में ना? अगर कोई बॉडी हेड टू टेल कनेक्टेड है तो बाहर वाला, अगर टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्टेड है तो अंदर वाला। डन ना? डन की नहीं? डन। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला, यानी फर्स्टली मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये वाला। Yes, sir. इस Yes. ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं, यहाँ पर ट्रायंगल देखो। अगर इस ट्रायंगल में मैं निकालूं cos थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। अब इस ट्रायंगल में मैं निकाल रहा हूं क्या? cos थीटा। ये वाला ट्रायंगल में ले रहा हूं, छोटा वाला, ये वाला। तो मेरे को एक बात होती है, प्रूफ कर रहा हूं मैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना वाला। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है? सपोज बेस कौन है? बेस कौन है? क्यूएन इज द बेस। क्यूएन है ना बेस? QN. क्यूएन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन है? PQ. यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूएन। अच्छा, पीक्यू की मैग्नीट्यूड कितनी है? बी। पीक्यू तो बी ही वेक्टर है ना, हो जाएगी बी हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को बताओ कि क्यूएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी cos थीटा। Yes, sir. बी cos थीटा होगा ना बेटा? यहाँ पर ये देखो, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी cos थीटा हो गया। सिमिलर, एक बार तो मैं cos थीटा लिया और एक बार मैं वहां पर क्या लूंगा? sin थीटा लूंगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे बताओ जरा। Perpendicular. परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर पीएन। क्या करना पड़ेगा बेटा? पीएन डिवाइडेड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? पीक्यू। PQ. अभी भी पीक्यू की जगह पे क्या रखोगे? बी रखोगे। तो पीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा? B sin theta. बी साइन थीटा। इसको 2 नंबर मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. अब मैं पूरा जो है एक ट्रायंगल लिया, अब मैं पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। OPN पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, दैट इज OPN। तो मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल OPN। अब OPN में बताओ मेरे को क्या कर? हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। तो OPN में अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो OPN में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही कहते हैं ना? Sir. तो h यहाँ पर कौन है? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में h कौन है? OP। OP है ना? तो आप क्या करोगे? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? PN PN। आप क्या करोगे यहाँ पर? PN का स्क्वायर प्लस बेस। बेस कौन है यहाँ पर? ON तो यहाँ क्या करोगे? ON का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PN। एंड व्हाट इज PN हियर? PN इज B sin theta. नहीं, हाँ PN तो है, PN तो 20 है। चलो चलो यहाँ पे पुट ही कर देता हूं मैं, एक मिनट। अच्छा, OP कितने के बराबर है? R मैग्नीट्यूड, R के बराबर है ना भाई? OP इज द R वेक्टर ना, रिजल्टेंट OP है ना? अरे हाँ या ना? बड़ा शांत शांत दिख रहा है आज, क्या बात है आप लोग? OP इज द R ना? yes sir. OP क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। अब PN मैंने क्या निकाला है? B sin थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस ON। ON को आप क्या लिख सकते हो? OQ प्लस PN। ON इससे मिलके बना है OP। अब फिर जोड़ दो QN, तो OP प्लस QN क्या बन जाएगा? ON बन जाएगा। तो यहां पर आप ON की जगह पे क्या लिख सकते हो? OP प्लस QN का होल स्क्वायर। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या? R स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है, ए है, ओपी इज द वेक्टर ए, तो Yes, ओपी sir. हो जाएगा बेटा ए, और क्यूएन क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज क्यूएन हियर, क्यूएन इज बी, यहां देखो क्यूएन इज बी कॉस थीटा, ओके, तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर आप क्या करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सर हाँ हाँ देख लो, सर वहाँ पे ON प्लस QN का स्क्वायर आएगा ना? हाँ हाँ यही मैं कर रहा हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसको कैसे तोड़ोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, पूरा Yes, sir. क्यूएन का स्क्वायर है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, 2ab cos थीटा। अब यहां पर आप क्या करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या करोगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या करोगे, 2ab cos थीटा। डन, सही है यहां तक। Yes, sir. अब यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। डन। अब यहां पर आप क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और मैं क्या करूं, बी स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। अब जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, है ना? यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आर भी जो आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से आप उसका क्या निकाल सकते हो, ओनली एंड ओनली क्या निकालोगे आप, उसका मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे दो वेक्टर है तो पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा। यानी इस फॉर्मूले से, ये जो मेरा फॉर्मूला है, इससे आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर सर। इसमें आपने आर पे ए पे किसी में भी हाँ, एरो नहीं लगाया वेक्टर। नहीं, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ, मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में एरो कब लगाते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेते हैं। आई हैव ओनली पॉइंटेड हियर मैग्नीट्यूड, यानी इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आपको डायरेक्शन अलग से निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्शन निकालने का भी मैं बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड हमेशा आ जाए, कभी भी किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि सर मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, कि सर अब बात आ रही है डायरेक्शन की, कि हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से बीटा एंगल शिफ्टेड है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया, बहुत बुक में अल्फा भी दिया रहता है, बहुत बुक में बीटा भी दिया रहता है। तो मैंने मान लिया कि आर से, आर का तो मेरे को पता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी ए का तो मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं अगर ये एंगल निकाल दूं, तो अगर एंगल निकाल गया तो डायरेक्शन पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा। अगर मैं आपको एंगल बताऊं कि देखो वो 45 डिग्री पर है, तो उसका डायरेक्शन पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा बेटा? यस सर। पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो वेक्टर है ए, इससे बीटा एंगल ए शिफ्टेड है। तो अगर मैं बीटा निकाल दूं तो मैं आर की डायरेक्शन को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो यहां पर अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ आर पता करना है, मैं तो इस फॉर्मूले से बोल रहा हूं कि आप केवल मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हो। अगर मैं यहां पर क्या निकालूं बेटा,
डायरेक्शन ऑफ आर, यानी आर की अगर मैं डायरेक्शन यहां पर निकालूं, आर की डायरेक्शन में निकालूंगा तो कैसे होगा, ये पूरा ट्रायंगल ले लो, मेरे को एंगल निकालना है, तो अगर मैं पूरा ट्रायंगल लूं, पूरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी ये पूरा ट्रायंगल लूं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और यहां मैं लगाऊं tan थीटा, यानी tan बीटा, यहाँ पे थीटा मैंने बीटा माना है, तो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, सावन में आ रहा हूं बेटा थोड़ी देर में, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं क्या, tan थीटा, तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है Pn और बेस क्या है ON, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा Pn बाई ON। अब ON को आप क्या लिख सकते हो, ON को आप लिख सकते हो OQ प्लस QN, OQ अब प्लस क्या लिखो QN। अब मेरे को बताओ बेटा, एक बात बताओ कि Pn को हम क्या लिखे हैं वहां पर, B साइन थीटा आया था ना मेरा, यस सर। Yes, है ना, sir. तो यहां पर Yes. मैं क्या लिख सकता हूं, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OQ, OQ क्या है मेरा A, और QN क्या आया था मेरा, कोई बता सकता है, B cos 20 cos थीटा। यानी इस फॉर्मूले से, ये जो मेरा फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से मैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकता हूं, यानी ये आ गया मेरा डायरेक्शन ऑफ आर और ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। बहुत जगह क्वेश्चन में आपको, ज्यादातर जगह पर आर की मैग्नीट्यूड आपको पता लगती है, बहुत कम जगह है जहां पर आपसे डायरेक्शन पूछा है। इवन अगर कहीं पे अप्लाइड भी करोगे, जैसे मान लो कहीं पर भी वेक्टर को अप्लाई कर रहे हो, तो ज्यादातर में आपको आर की जरूरत पड़ती है। अब यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन अगर निकालना है तो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, a प्लस बी cos थीटा। कोई इश्यूज यहां तक किसी को, सर डायरेक्शन ऑफ आर सर बता दो। डायरेक्शन ऑफ आर डायरेक्शन बता दो बेटा। एक्चुअली क्या है ना, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं डायरेक्शन। अब मैं कहूं मेरे से सावन, मैं खड़ा हूं, मेरी प्लेसमेंट किसी को पता है, मेरी प्लेसमेंट आपको पता है, माने मैं कहां पर हूं, मैं ओरिजिन पे हूं, कहीं पे हूं, मेरी प्लेसमेंट आपको पता है। अब मेरे से कोई पूछे कि भैया बताओ सर सावन खड़ा है, कहां पे है सावन, तो मैं कहूंगा सावन मेरे से 45 डिग्री एंगल पर इस साइड है। तो ऊपर बंदा को डायरेक्शन पता लगा कि नहीं पता लगा, तो मेरे को आर का डायरेक्शन पता लगना है, तो मैंने कहा कि लेट आर मेक्स एन एंगल बीटा विद वेक्टर ए, माने आर जो है वो वेक्टर ए से बीटा एंगल पर खड़ा हुआ है, ये ए तो मेरे को पता है ना, तो मैं ये अगर एंगल निकाल दूं तो मेरे को इसका डायरेक्शन नहीं पता लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा बेटा, हाँ या ना बोलो। यस सर। इसलिए मैंने वहां पे क्या ले लिया, tan ले लिया कि अगर tan आएगा तो बीटा आ जाएगा, बीटा कुछ भी हो सकता है, वो एंगल मेरे को निकल जाएगा, तो मैं बता दूंगा कि भाई इतने एंगल पर वो रिजल्टेंट जो है ए से है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यहां से निकाल सकता हूं। अब इसमें एक कंडीशन, ये तो जनरल फार्मूला है, मतलब ये जो फार्मूला है मेरा, ये भी फार्मूला जनरल है और ये भी फार्मूला जनरल है, मतलब इस फार्मूला से हम किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीजों को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मैं कुछ कंडीशंस ले रहा हूँ, वो जनरल फार्मूला आप याद रखो, कंडीशंस स्पेशल नहीं है, अगर आप उस जनरल फार्मूला को याद रखोगे तो आप कंडीशन तक पहुंच सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे बेटा? तो अगर मैं यहाँ पर स्पेशल केसेस ले रहा हूँ या स्पेशल कंडीशन ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस में मैं सबसे फर्स्ट क्या ले रहा हूं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। तब दोनों वेक्टर अगर आप या सेम डायरेक्शन में, आप कोई पैरेलल बोले या कोई सेम डायरेक्शन में बोले, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल ही होता है। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हैं, मान लो ए और बी है, दोनों वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बनाऊं कि एक वेक्टर मेरा ए है और यहीं पर एक वेक्टर मेरा बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो मैं ये लिख रहा हूं व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन में आपको सेम डायरेक्शन भी हो सकता है या आपको क्वेश्चन में पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है ना? तब कैसे करोगे आप? तब अगर दोनों वेक्टर का मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये एक वेक्टर मेरे को ए दिया हुआ है और सिमिलरली एक मेरे को वेक्टर बी दिया हुआ है, तब ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है?
सेम Yes, डायरेक्शन। sir. यस फिर यहाँ पर मेरे को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या लिखोगे 2ab cos 0 डिग्री, ये लगाओगे ना बेटा, a स्क्वायर यस सर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। अब मुझे, मैं जनरल फॉर्मूला में ही लगा रहा हूँ, बस मेरे को कंडीशन दिया हुआ है, मैं जनरल फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 1 1 रखना कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ पर r इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यस सर यानी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर सेम, जनरल फॉर्मूला तो मेरे पास r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, बट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और मैं ये कहूं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देन उनका रिजल्टेंट a प्लस बी है, यानी दोनों वेक्टर का नॉर्मल सम। हालांकि नॉर्मल सम नहीं है वेक्टर में करते, वो मेरा कंडीशनल आ रहा है, बोथ वेक्टर का सम कर दो, और इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आती है वो सबसे मैक्सिमम आती है, यानी किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट इससे ज्यादा नहीं आ सकता। जैसे इस बात को थोड़ा समझो, अगर आप एंगल चेंज करोगे, मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर का, जब मान लो किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, एक फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन है। अब मैं एंगल चेंज करूं, मान लो कभी उसको 60 डिग्री पे रखूं, कभी 90 डिग्री पे रखूं, तो उसका रिजल्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, यस यस रिजल्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा, चेंज होगा ना। तो वो दो वेक्टर जो है जिनका रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट चेंज हो सकता है, होगा, मतलब थीटा चेंज होगा तो रिजल्टेंट चेंज होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि वो जो वेक्टर्स हैं, अगर आप वेक्टर में एंगल को चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज होगा, लेकिन अगर उस दोनों वेक्टर को आप पैरेलल रख दो, उस कंडीशन में आपको r की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा r की वैल्यू आपकी कभी नहीं आ सकती। आप 90 पे रखो, आप 60 पे रखो, आप 45 पे रखो, आप 30 पे रखो, आप 40 पे रखो, आप 30 पे रखो, आप 5 डिग्री पे रखो, सबसे ज्यादा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब आएगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी इस कंडीशन पर, ये जो कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन पे मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर इस कंडीशन पर सबसे ज्यादा रिजल्टेंट आएगा, और सबसे कम रिजल्टेंट कब आएगा वो भी देख लेते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गया। अब मान लो इसी में मैं एक कंडीशन और लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, कि अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों वेक्टर होगा, सेकंड में क्या कह रहा हूं, इन अपोजिट डायरेक्शन में, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, समझ आएगा ना आप लोग, यस सर इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही, क्या नहीं हो? सर तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री। इस कंडीशन में जब आप r निकालोगे, इस कंडीशन में जब आप r निकालोगे, तो आपका r क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस कितना रखोगे यहाँ पर 180, 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। मैं डायरेक्टली रख दिया हूँ, कोई डाउट नहीं है ना। नो सर यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे कोई शीट, यस सर ठीक है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देखो एक शीट ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर इसमें सबसे लीस्ट होगी। हाँ, तो ये क्या आ गया, -2ab, यहाँ देखो -2ab है, यानी इस कंडीशन पे मैं अगर r लिखूं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी दोनों वेक्टर का डिफरेंस, या तो a माइनस बी भी कर सकते हो या b माइनस ए भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कौन वेक्टर बड़ा है।
और इस कंडीशन पर जो रिजल्टेंट आएगी वो सबसे मिनिमम आएगी, यानी इससे कम रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता, इससे कम रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एंगल रखो, यानी 0 डिग्री पर आप रखोगे तो उस दोनों वेक्टर का मिलके जो आर आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा उस टाइम, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे तो उस टाइम में दोनों वेक्टर का आर सबसे मिनिमम आएगा, ना उससे ज्यादा आ सकता है ना इससे कम आ सकता है ना। यानी इस कंडीशन पर जो मेरा आया है r इज इक्वल टू a माइनस बी, इस सिचुएशन पर मेरा जो आएगा रिजल्टेंट वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब बेटा किसी को कोई डाउट है बोलिए, ये आ जाएगा, इससे कम रिजल्टेंट नहीं हो सकता। और कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट, कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट ए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा, यानी आर जो है वो आपका a प्लस बी के बराबर या बड़ा होगा, या सॉरी a प्लस बी, मैं इसको समझा रहा हूं तो शायद आपको समझ में आए। यानी कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी से बड़ा बराबर होगा या छोटा होगा, या a माइनस बी के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यानी ये रेंज है, रिजल्टेंट इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, शायद एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए कि अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहा है, कोई भी एंगल होगा मेरे को नहीं पता, वो कह रहा है कि F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन लग रहा है। एक पॉइंट है, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल? अगर मैं क्वेश्चन बोलूं और मैं आपको ऑप्शन दूं 16 न्यूटन, बी में ऑप्शन दूं 4 न्यूटन, सी में ऑप्शन दूं 9 न्यूटन, डी में ऑप्शन दूं आपको 10 न्यूटन, ये मैंने आपको एक दिया कि कौन सा इस दोनों वेक्टर का रिजल्ट, कौन सा वैल्यू है जो उसका रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, कोई भी आप एंगल रखो, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगा, उसके रेंज से बाहर उसका रिजल्टेंट नहीं जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उससे रेंज से बाहर उसकी रिजल्टेंट नहीं जा सकती है भाई साहब। तो यहां पर मेरे को बताओ कि यहां पर मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा? 16 मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 प्लस 6 यानी a प्लस बी, वो आ जाएगा 16 न्यूटन। और मिनिमम रिजल्टेंट कितना आएगा? एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं 18 न्यूटन ले लूं, तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 माइनस 6 यानी 4 न्यूटन। यानी इस दोनों वेक्टर को आप किसी भी एंगल पे रखो, 30 डिग्री पे रखो, 0 डिग्री पे रखो, 2 डिग्री पे रखो, 100 डिग्री पे रखो, कोई भी डिग्री पे आप रखो, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल रख लो, इसी के रेंज में वो आएगा। ना 16 से ज्यादा हो सकता है उसका रिजल्टेंट कभी भी, और ना 4 से कम रिजल्टेंट कभी हो सकता है। तो कौन सा रिजल्टेंट इसका पॉसिबल नहीं है? 18 न्यूटन। रिजल्टेंट कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट उस बीच में ही लाई करेगा, उसके उस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मैं तो नॉट पॉसिबल बोल रहा हूं, ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पॉसिबल बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट इज पॉसिबल, कौन सा रिजल्टेंट जो है पॉसिबल है, ऐसा भी पूछा। तो आप बस देख लो, आप चेक करो उसका मिनिमम रिजल्टेंट और चेक करो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट, बस उस रेंज से बाहर है, चाहे उससे ज्यादा या उससे कम। जैसे इसका रिजल्टेंट 4 से नीचे भी नहीं हो सकता, 3 न्यूटन नहीं हो सकता, 2 न्यूटन नहीं हो सकता, 3.9 न्यूटन नहीं हो सकता, 3.99 न्यूटन भी नहीं हो सकता, 4 से न उसका नीचे हो सकता है, न 16 से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए हो? समझेंगे? अरे ठीक है, चलिए, समझदार तो आप लोग हैं ही। यानी ये जो मैं बात बताया हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? दिक्कत नो सर। तो 2 मैंने लिया, एक तो मैंने लिया कि अगर एक कंडीशन मैंने ये लिया, एक कंडीशन मैंने ये लिया कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और एक तीसरा कंडीशन में मैं ले लेता हूं कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री। तो क्या करोगे? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दोगे। तो यहां पर अगर परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर, यानी ए जो है बी के परपेंडिकुलर होगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कहीं दिक्कत हो जाएगी।
यानी मैं कहूं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर, है ना, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 0 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना बेटा। yes Yes, sir. Yes, sir. r इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन। yes sir Yes, sir. अब इसमें एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, इनका रिजल्टेंट क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन मान लो कि अगर मैंने इसके बाद मैं कंडीशन ले रहा हूं यहाँ पर, और कंडीशन में क्या लाऊं कि दोनों वेक्टर बराबर है, परपेंडिकुलर तो है ही लेकिन दोनों वेक्टर बराबर भी है ना, तो मान लो इफ a और b दोनों क्या है बराबर है, तब रिजल्टेंट कितना होगा रूट अंडर, किसी के भी जगह पे रख दो, मैं क्या करूंगा a स्क्वायर और b की जगह पे भी क्या रख दूंगा a स्क्वायर, भाई दोनों बराबर हैं। Yes, sir. Yes, sir. sir अब मुझे यहाँ पर बताओ कि अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a 2a square. 2a square. 2a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a रूट 2। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में बेटा ये, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके शॉर्ट ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसका शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कहीं पर भी मान लो आपको मैं कहीं पर दूं, एक ब्लैंक पेज है मेरे पास, चलो यहाँ पे मैं कहीं पर बोलूं कि बेटा इधर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है ना, और इधर भी एक फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, इस फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट बताओ, तो ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है कि नहीं है, Yes, sir. इसका रिजल्टेंट सीधे कहोगे सर 10 रूट 2 न्यूटन। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो ना यहाँ पर Yes, sir. a रूट 2 न्यूटन, अगर बराबर है तो, अगर बराबर नहीं रहते तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता मैं। जैसे अगर मान लो अगर यहाँ पर 10 जैसे 10 कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है और वो 90 डिग्री पे है तो वेक्टर इंटू रूट 2 टाइम्स उसका रिजल्टेंट है। ये शॉर्टकट है, कहीं कहीं हमको जल्दी में इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो इसका रिजल्टेंट का यूज करना है, अब बैठ के आप r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा रहे हैं तो पता चला 5 मिनट आपका उसी में लग गया। सिंपल शॉर्टकट याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बराबर है a रूट 2 यानी वेक्टर इंटू रूट 2, डन। जैसे मान लो चलो एक और देता हूं, डन 20 न्यूटन, सॉरी कितना हो जाएगा ये 20 न्यूटन, ठीक है ना, फिर डन 20 न्यूटन। अब इसका बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, 20 अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे फिर लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे इक्वल नहीं रहता बेटा, यहाँ पर इक्वल नहीं रहता और मान लो बेटा यहाँ पर 5 न्यूटन देता, तो आप पूरा मत लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 90 डिग्री पर है तो आप सिंपली लगा दोगे a स्क्वायर प्लस b square. क्लियर है कि नहीं है, लगा दोगे Yes, तो sir. ऐसा नहीं गलत नहीं होगा, टाइम आपका कम लगेगा। क्योंकि आप हमारे नीट के योद्धा हैं तो मैं आपको इसलिए आपको शॉर्टकट बताते भी चल रहा हूं कि यहाँ पर आपका होगा, आगे भी कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा। नो सर। कैसा बात समझ आ रहा है बेटा आज? सर आज आ रहा है समझ में। करोगे तो समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए जरा। 2 forces of 10 units 9 में दिया हुआ है, each are acting as shown in diagram, their resultant is, क्या होगा रिजल्टेंट, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab Cos theta. वेरी गुड। तो यहाँ पर तो मेरे को कोई टेंशन लग नहीं रहा है, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट मेरे को निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या मैं करूंगा बेटा रूट अंडर, और मैं क्या पुट करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मैं क्या पुट करूंगा 2ab cos theta.
मेरे को आर का वैल्यू पुट करिए। ए का वैल्यू कितना है बेटा 10 का स्क्वायर 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 और इनटू क्या हो जाएगा 10 इनटू हो जाएगा 10। कॉस यहाँ पे कितना पुट करोगे 120 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा कोई बता सकता है? सर हमें पढ़ा ही नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे यूज आएगा cos 90 तक तो आपको पता होगा। cos 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, cos 150 की वैल्यू हो जाएगी -√3/2, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ तक क्या ये याद रखना तभी आप बना पाओगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 120 की वैल्यू -1/2। अरे वाह मेरे योद्धा, समझ गए बात ना बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √10 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 100 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा ना माइनस होगा ना। Yes, sir. यस सर। माइनस कितना हो जाएगा बेटा 100 100 कैंसिल हो गया। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √100 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अब यहाँ पर तो बात समझ में आ गई, मैंने रिजल्टेंट आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट ही मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने आपको एक बहुत बड़ा कंक्लूजन भी बताया, बहुत बढ़िया कंक्लूजन। क्या दोनों वेक्टर का वैल्यू कितना है ए और बी का? इक्वल 10 टाइम्स इक्वल है। सुनिएगा सुनिएगा जरा, यहाँ पर दोनों वेक्टर का वैल्यू जो है बेटा बहुत आप लोग ये रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना रिजल्टेंट। यस सर। यस सर। दोनों वेक्टर का वैल्यू 10 डाइन है 10 डाइन है। रिजल्टेंट में आपका कितना आ रहा है 10 कितना है 10 डाइन दोनों वेक्टर कितना एंगल 120 इससे हमको एक और चीज आप ध्यान रख लो, और वो ध्यान क्या रखना है कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर बराबर हैं और उनके बीच में दोनों वेक्टर बराबर हैं, ये सब शॉर्टकट चलेगा। अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर बराबर है और उनके बीच में एंगल 120 है, देन उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के बराबर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस लेकिन एंगल कितना होना चाहिए? जैसे अगर मैं कहूँ समझ लो, अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर ए है और ये भी एक वेक्टर ए है, लेकिन इनके बीच में 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट बताओ, तो आप कहोगे सर दोनों है, तो रिजल्ट ए ही हो जाएगा। इफ टू इक्वल वेक्टर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। जैसे मैं कहूं इधर से मैंने लगाया 5 न्यूटन, इधर से भी मैंने लगाया 5 न्यूटन, और इनके बीच में एंगल 120 है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा 5 लेकिन अगर मैं कहूं कि इधर है 5 न्यूटन, इधर है 10 न्यूटन और इनके बीच में रिजल्टेंट 120, तब रिजल्टेंट कितना होगा? तब निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात नहीं? अगर दोनों बराबर, इसमें निकालना पड़ेगा, इसमें सीधे निकाल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैसे निकालेंगे हम। जनरल जो है, मैं ये शॉर्टकट इससे बता रहा हूं, यूज ये आगे यूज में। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के बराबर हो जाएगा। क्लियर बेटा? यस बहुत इंटेलिजेंट है भैया। चलिए अब यहाँ पर दूसरा, हाँ बोलिए बोलिए सर जो ये आपने फोर्स निकाली है सर, ये नेगेटिव में नहीं हो सकती? कौन सा बेटा? जो सर आपने ये 10 डाइन निकाली है। हाँ हाँ, निगेटिव में कैसे होगा? नहीं सर, जैसे रूट में होता है तो प्लस माइनस 10 आता है ना, तो इसलिए कह रहा था। नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, वो सिर्फ वो वाला मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। आता है रूट में प्लस माइनस आप बोल रहे हो, बट यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ओके सर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ नॉट। दो फोर्सेस का क्या निकालना है आपको? रिजल्टेंट निकालना है। दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? एफ नॉट। एंगल बिटवीन देम तो बस आसान है, निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो फोर्स है, दोनों की वैल्यू कितनी है? एफ नॉट ही है,
तो यहाँ पर आप क्या लगा F0. दोगे बेटा, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर आप लगा दोगे F0 का स्क्वायर, F0 का स्क्वायर प्लस में फिर क्या कर दोगे F0 का स्क्वायर प्लस में 2 क्या करोगे F0 cos थीटा, यही होगा ना, ये कुछ और हो जाएगा। यस सर, Yes. यही रहेगा। अब R is equal to क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2f 2f नॉट स्क्वायर। हाँ इसको मत ऐड कर देना, उसके साथ cos थीटा है, 2f0 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2f नॉट स्क्वायर cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, रूट अंडर क्या लिख सकते हो, F0 कॉमन ले सकते हो ना, 2f नॉट स्क्वायर Yes, sir. F0 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 1 ये क्या हो प्लस जाएगा cos थीटा। cos थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा F0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा 2 into 1 सर किल हो गया, समझ में आ गया बात की नहीं है। Yes, sir. यस Clear है? सर। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम। आपको देखो कोई जरूरी नहीं कि टाइप पूछेगा, आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल थीटा निकालिए। तो आप क्या करेंगे, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट कितना बोल रहा है 1 यूनिट, 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ r की जगह पे 1 पुट कर दोगे, a की जगह पे 3 पुट कर दोगे, b की जगह पे 4 पुट कर दोगे, जो भी है ये और यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो cos थीटा निकाल लोगे, निकालोगे कि नहीं निकालोगे। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए तो यहाँ पर आप एज अ होमवर्क मैं इसको दे रहा हूं, Okay, sir. दोनों क्वेश्चन यानी एंगल निकालना है, एक बार आर की जगह पे आपको 5 रखना है, एक बार आर की जगह पे आपको 1 रखना है। तो ये आपका एज अ होमवर्क रहा, बनाइएगा जरूर। यू आर द अल्फा माय चैंपियंस, चैंपियंस कभी हार नहीं मानता है, समझ रहे ना, चैंपियंस बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, वैसे आप इमेजिन कर सकते हो लेकिन मैं बना देता हूँ। कह रहे द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, 2 वेक्टर है, उसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो 17 है और उसका जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो 7 है। इफ 2 वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, अगर उस दोनों वेक्टर को मैं राइट एंगल पे रख रहा हूं तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा। बात समझ में आ गई। 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट 17 है और मिनिमम रिजल्टेंट 7 है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है, Parallel. और वो कितना होता है, A square B plus B. A plus B. दोनों वेक्टर का सम। तो इसका मतलब मेरे को कह रहा है कि R max इज इक्वल टू 17, यानी A प्लस बी, दोनों वेक्टर का ऐड, आप कुछ भी मान सकते हैं, x प्लस वाई भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। A प्लस बी इज इक्वल टू 17। फिर कह रहा है दोनों वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट, यानी भैया R min, और R min कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब कह रहे इस दोनों वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर रख दिया, तो परपेंडिकुलर रख दिया तो भैया पहले मेरे को इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेने दो a और b का। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर जब काम 8 वाला आ रहा है, तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 24। 24 एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। 12 पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 12 इज इक्वल टू 17, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी b ना, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है उनको परपेंडिकुलर रख दो, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे 2ab cos थीटा रखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि cos थीटा के अगर रख भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, शॉर्टकट में रखो। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर a की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी आ गई 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर बोलो 144, 144 25 अंडर 169 13 यूनिट 13 प्लस कैसा भी आ जाए,
मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम, यहाँ इंडिविजुअल वेक्टर की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म्स में हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, है क्या? नो सर। नो सर। अब आता है बेटा पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ। ये मिलता जुलता ट्रायंगल की तरह है, थोड़ा सा फिगर का फर्क है। प्रूफ भी ट्रायंगल की तरह ही होता है, यानी इसका जब हम प्रूव करते हैं वो भी ट्रायंगल की तरह होता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं, इफ बट नहीं। बट थोड़ा सा हम इसमें, मैं क्या बोला था कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कब लगाते हैं? जब एक वेक्टर कब होता है? टेल टू हेड। टेल टू हेड, टेल टू हेड। लेकिन पैरेललोग्राम कब लगाओगे? जब एक वेक्टर कैसे कनेक्टेड होगा? टेल टू टेल। कि एक वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर है ये मेरे पास वेक्टर बी है। अब ये कैसे कनेक्टेड है जरा मेरे को बताओ। वेरी गुड। ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो गया बेटा मेरा? बी। अब कहता है पैरेललोग्राम कि अगर दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हैं तो उनका दोनों सेम साइड का मतलब दोनों एडजेसेंट हो जाए। एडजेसेंट का मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, जैसे एक इधर एक उधर नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट साइड्स, तो उसका एक पैरेललोग्राम बना दो आप यहाँ पे। वो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है ये इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा हुआ, लगा क्या? नहीं समझे आप बात? कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड साथ वाला, ऐसा नहीं कि एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर ये हो, नहीं। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट या तो ये हो दोनों या हो ये दोनों। एडजेसेंट का मतलब ये ना हुआ उसके साथ वाला। तो कह रहा है कि अगर ए और बी टेल टू टेल कनेक्टेड है, देन उसका जो एडजेसेंट साइड्स है, देन उस पैरेललोग्राम बनाओ उसको, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, यही कौन डायगोनल हो गया? यही डायगोनल हुआ बेटा। यस सर। यस सर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या बताएगा आपको? रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल, वहां ट्रायंगल का दो साइड था, यहाँ किसका साइड है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, दैट इज द डायगोनल। दैट डायगोनल टेल ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये दोनों वेक्टर के बीच में टेल टू टेल कनेक्टेड है तो कोई इश्यूज नहीं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो गया, और ये ए से जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया? बीटा हो गया। इसका प्रूफ वैसे ही है जैसे ट्रायंगल लॉ में किया। कैसे? बस ये तरीका हो गया। अब यहीं पे वही वाला काम करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे हम, तो ये O मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो, कोई इश्यू नहीं, वैसे ही होगा। फॉर्मूला वही है, बस यहाँ टेल टू टेल है, वहां हेड टू हेड है। वहां ट्रायंगल का तीसरा जो वेक्टर है जो उसको क्लोज कर रहा था वो हमारा क्या था? ट्रायंगल लॉ रिजल्टेंट था। यहाँ पैरेललोग्राम का दो साइड्स, अगर पैरेललोग्राम का दो साइड्स, दो वेक्टर है, दो एडजेसेंट साइड, साथ वाला, देन उसकी डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। अब देखो ये बी है तो ये क्या होगा? बी। ये होगा ना भाई। पैरेललोग्राम का इस अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ये तो ये, यानी ये भी आपको क्या होगा? ये वेक्टर जो बना नया, ये भी क्या बनेगा? बी बनेगा। तो अगर इसको मैं छुपा दूं, मतलब यहाँ पर मैं आधा पार्ट को, इस पार्ट को मैं छुपा दूं, ये पार्ट छुपाओ, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल ही बन गया ना ये। यस सर। यस सर। इसलिए प्रूफ सेम ही है, वही प्रूफ है, इसलिए मैं प्रूफ दोबारा नहीं कर रहा हूं। बस आपको फॉर्मूला सेम ही आएगा, इससे भी फॉर्मूला और डायरेक्शन सेम ही आएगा, बस कहने का तरीका डिफरेंट है। वहां ट्रायंगल के दो साइड्स थे, यहाँ पैरेललोग्राम के दो साइड्स। यानी यहाँ पर भी अगर आपका जो आर का वैल्यू है, रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो यही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर भी ये क्या आ गया मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ, देन सर दोनों लॉज में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहने के तरीके में डिफरेंस है। यहाँ टेल टू टेल है तो मैंने पैरेललोग्राम से उसको प्रूफ किया बस, और आर भी वही, प्रूफ भी वही, प्रूफ भी यही करूंगा, यही प्रूफ है ना। देखो इसको मैं अगर इतना वाला पार्ट को मैं हटा दूं तो ये क्या बन रहा है बताओ? ये ऊपर वाला पार्ट को हटाओ, ये वाला पार्ट को हटाओ,
तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल ही बन गया। तो वैसे ही लेंगे ना, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लूंगा मैं, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, फिर सारा प्रूफ यही है। यानी इसी को ऐसे में समझ लो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया, बस दिख गया ऐसे। यस सर। तो प्रूफ वही है, बस इसको ये बी था मेरा, तो इसको शिफ्ट किया, जैसे इसको थोड़ा ऐसे बना दो, ये पैरेललोग्राम हो गया, बस यही है। प्रूफ सेम है, प्रूफ में कोई इशू नहीं, प्रूफ इफ बट नहीं है। डन ना बेटा कि नहीं डन? यस सर। यस Yes, sir. ये फॉर्मूला भी वही, सब कुछ वही, बस कहने का तरीका बदल गया। यहां पर भी अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ आर निकालना पड़ेगा तो मैं निकाल दूंगा, और डायरेक्शन ऑफ आर कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला। कैसे मैं बताया वहां पर डायरेक्शन ऑफ आर के लिए, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन स्क्वायर अपॉन 8b a प्लस b cos थीटा। सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं, बस वहां ट्रायंगल था, यहाँ पैरेललोग्राम है। कोई इश्यूज है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं है ना कोई इश्यूज? नहीं है सर। नो सर। पोली, अब लास्ट में था पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ किसको बोलते हैं बेटा? पॉली का मतलब बहुत सारे वेक्टर्स है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, ऐसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे, यहां तक कोई डाउट रहता आप लोगों को पूरे लेक्चर्स में आज तक? कोई भी लेक्चर में कोई डाउट तो यू कैन टेल मी, शर्माना नहीं है। शर्माते क्या आप लोग? शर्माते हैं कि नहीं शर्माते हैं? पूछने में शर्माते हो कि नहीं शर्माते? नो और sir. लोग नो नहीं ना? चले आगे चले। पोली मतलब बहुत सारे वेक्टर्स अगर हैं तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन ये कहते हैं कि अगर कई सारे वेक्टर्स अगर हैं तो उनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखना है, दूसरे वाले वेक्टर के हेड पर तीसरे वाले वेक्टर का टेल रखना है, तीसरे वाले वेक्टर के हेड पर चौथे वाले का टेल रखना है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक वेक्टर बी है, कहीं कहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है ऐसे समझिए भाई, ठीक है ना, कहीं ऐसे मेरे को रखा हुआ है, ठीक है ना। ये वेक्टर बी है और ऐसे करके मेरे को दिया हुआ है वेक्टर सी, ठीक है ना, और ऐसे करके मान लो मेरे को दिया हुआ है वेक्टर डी। 4 वेक्टर दिए हुए। अब इन चारों वेक्टर को मेरे को ऐड करना है, तो पॉली का मतलब मिनी होता है। तो अब मैंने क्या किया भैया, ए है और ये बी है और ये क्या है, सी वेक्टर है और ये क्या है, डी वेक्टर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला वाला वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर जो है, इसको मैं उठा के कहीं पे भी रख रहा हूं, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पर सेकेंड वाले वेक्टर का टेल रख दो, डन। फिर सेकेंड वाले वेक्टर के हेड पर थर्ड वाले वेक्टर का टेल रख दो, फिर थर्ड वाले वेक्टर के हेड पर फोर्थ वाला वेक्टर रख दो। यहां तक समझ में? जैसे आपको अरेंज 10 दे, 20 दे, 50 दे, 100 दे, जो भी दे, ऐसे आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। अब जब भी आपने वेक्टर को अरेंज कर दिया तो अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि पहला वाला वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर तक आपको एक क्या करना है, एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, और दैट न्यू वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। डन ना? आया समझ में कि नहीं है बेटा? यस जैसे x को ऐसे समझो, सर डी वेक्टर को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते? किससे एक्सचेंज कर ले? नहीं, वो डी वेक्टर को हम ए से ज्वाइन कर लेके लें। जाना नहीं, वो सीक्वेंशियल लेके जाना है मेरे को, सीक्वेंशियल। पहला वाला गेट पे दूसरा, दूसरा वाला गेट पे तीसरा, तीसरा वाला गेट पे चौथा, चौथा वाला गेट पे ऐसे सीक्वेंस में आपको चलना है, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सीक्वेंशियल, डायरेक्शन तो वही रखोगे ना, कहीं पे भी रखोगे डायरेक्शन तो यही रखना पड़ेगा आपको। तो हमको क्या करना है, सीक्वेंशियल में क्या करना है, डायरेक्शन रख देना है। ये वेक्टर इक्वल भी हो सकते हैं? कौन वेक्टर? वो इक्वल हो, कुछ भी हो,
कई सारे वेक्टर हो, बराबर हो, नहीं हो, कुछ हो, आपको क्या करना है, कई सारे वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, मान लो कई 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 वेक्टर दिया हुआ है, आप उसको अरेंज करो, पहले वाले गेट पे दूसरे वाले का टेल, दूसरे वाले गेट पे तीसरे वाले का टेल, तीसरे वाले गेट पे चौथे वाले का टेल, ऐसे आपको करते जाना है। और फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे मान लो पॉलीगॉन में कोई ऐसे दिया हुआ, मान लो यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है और कहीं पे ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, कह रहे इसका पॉलीगॉन मेथड से रिजल्टेंट निकालो। तो मैं क्या करूंगा भाई कि फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पर सेकंड वाले वेक्टर का टेल रख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। समझ में आया बात की नहीं है आप? यस सर। तो डेट इज द पॉलीगॉन, दैट इज द आवर पॉलीगॉन नियम। आर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर थोड़ा छोटा बना हुआ है, लेकिन मैं डी को छोटा कर देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये डी हो गया। अब इस ठीक है, अब इस डी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक मैं एक नया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, और ये जो नया वेक्टर मेरा आया डेट इज द, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाले वेक्टर, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आर। और आर कितने वेक्टर का सम है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डन? यस सर। तो Yes, यही sir. है हमारा पॉलीगॉन नियम। इसको मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, और ये पॉलीगॉन नियम से हम कई सारे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर इस दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐसे ऐड कर सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ए प्लस बी। अगर यहां से सी तक ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं स्टेप वाइज। कई सारे वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम पॉलीगॉन नियम लगाते हैं, और वो एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, ऐसे करते करते हमें क्या सो ऑन चलते जाना है। फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक हमको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा नया टॉपिक आता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, जो हम आई थिंक कल डिस्कस करेंगे। और देखो सब्सट्रैक्शन एक्चुअली कुछ नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, सब्सट्रैक्शन एक्चुअली कुछ नहीं है। सब्सट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव, सही बात है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं पर भी हमको कहा जाए a माइनस बी, तो एक्चुअली इट इज a प्लस माइनस बी, यही हुआ ना। तो सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। यानी मैं जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 2 माइनस 3, तो एक्चुअली इट इज 2, सॉरी एक्चुअली इट इज 3 प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, -2। सब्सट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव, माइनस को आप ऐड करो भाई, तो सब्सट्रैक्शन है। तो वेक्टर में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि सब्सट्रैक्शन क्या करेंगे, a माइनस बी दिया हुआ है, तो एक्चुअली उसका मतलब क्या हुआ, a प्लस माइनस बी। यानी किसी भी वेक्टर में अगर मैं माइनस को जोड़ रहा हूं तो दैट इज द देयर सब्सट्रैक्शन। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बताइए।